अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रफा क्रॉसिंग, मिस्री सेना के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, गजा में दाखिल होने वालों की जांच। आयतुल्लाह खामनाई की इलाकाई जंग की धमकी के बाद ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुम्मीद, कहा हम जल्द कर लेंगे एक मुआहदा। इसराइल ने किया एक बार फिर गजा वालों पर जुल्म की इंतहा। बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में दाखिले पर लगा दी पाबंदी। पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मैच से बाइकआउट, वेकअप कॉल होनी चाहिए, शशि थरूर का बयान, कहा खेल और सियासत हमेशा दूर रहने चाहिए। हिंदुस्तान के खिलाफ मैच न खेलने पर पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी का सख्त मौक़िफ़, कहा किसी को भी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, चांदी 10,000 फी किलो और सोना 4,000 रुपये 10 ग्राम हुआ सस्ता। और कश्मीर में जलजले के जोरदार झटके, किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मिस्र की जानिब से गजा पट्टी के जख्मियों के इस्तकबाल के लिए सीना के अस्पतालों में अमले को इंतहाई चौकस कर दिया गया है, तो इसी दौरान रफा सरहदी राहदारी के जरिए गजा पट्टी में वापसी का पहला मरहला शुरू हो चुका है। और आज रफा राहदारी खुलने के साथ ही इसराइल ने गुज़िश्ता इतवार को गजा पट्टी में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों की जाँच के लिए खुसूसी राहदारी कायम करने का ऐलान किया था। इसराइली फ़ौज ने रफा राहदारी के जरिए गजा वापस जाने के लिए एक चेक पॉइंट की वीडियो जारी की है, जहां चेहरों की शिनाख्त और बारीक बीनी से तलाशी का अमल अंजाम दिया जा रहा है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात के लिए एतमाद साजी की अहमियत पर जोर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से इलाकाई जंग की धमकी के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने बयान में कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा वो ईरान के साथ मुआहदा तय पाने के हवाले से पुरुम्मीद है। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि हम एक मुआहदा कर लेंगे। ख्याल है कि अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ता में अपनी बहरी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक इस वक्त खित्ते में उसके 6 डिस्ट्रॉयर, 1 तैयारा बरदार बहरी जहाज और 3 लिटरल कॉम्बैट शिप मौजूद हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी नेटवर्क CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हम मुज़ाकिराती शराकतदार के तौर पर अमरीका पर अपना एतमाद खो चुके हैं। बामाने मुज़ाकिराती अमल के आगाज़ की जानी मुतालिक एक सवाल के जवाब में अब्बास ने मजीद कहा, हमें इस बेएतमादी की सूरत हाल पर काबू पाने की ज़रूरत है। हफ्तावार तातीलात के दौरान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकिरात की जानिब पेशरफ्त के आसार नुमायां हुए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी सहाफ़ियों को बताया था कि ईरान हमसे बात करेगा और वो हमसे संजीदगी से बात कर रहा है। इसराइल ने गजा वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी, यानी कि उसने अब बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में काम रोकने का फैसला कर दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गजा में अपने मुकामी कारकुनों की फहरिस्त देने में नाकाम रहा। इसराइली हुकाम ने कहा, गजा में इस तंजीम की इमदादी सरगर्मियों को ख़त्म कर देंगे। इमदादी तंजीमों को हमारे खित्ते में काम करने के लिए अपने कारकुनों की फहरिस्त देना लाजमी है। इस तंजीम ने इसराइली इक़दाम को गजा इमदाद में रुकावट डालने का बहाना करार दिया और कहा कि इसराइली इक़दाम गजा में इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियां रोकने का एक बहाना है और इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे और वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने मीडिया से अपने ख्यालात का इजहार किया। शशि थरूर के मुताबिक ये मुआहदा
काफी अरसे से लटका हुआ था और इससे मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ था कि वेनेजुएला के तेल, ईरानी तेल और रूसी तेल पर मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसके नतीजे में मगरबी ममालिक मशरिक़ वस्ता के ममालिक से तेल खरीद रहे थे और इसके नतीजे में दूसरे ममालिक तेल खरीद रहे थे, जिसका खमियाजा अब सबको भुगतना पड़ रहा है। Limited supplies of other oil, US oil, Middle Eastern oil supplies and so on, Nigerian oil. There are some major suppliers, and they were essentially a finite quantity of oil being bought by an increasing number of purchasers. India was able to ease the pressure on the limited supply by buying Russian oil with the consent and knowledge of the Western countries. But now that Mr. Trump has cracked down on that and imposed a 50% tariff on India, that becomes unviable. And even for companies buying sanctioned Russian oil, they too face the prospect of facing sanctions from the US and others, and they have other businesses they have to think about. So obviously there's already been a significant drop in purchase from Russia. Now, if you don't increase that from another source, inevitably oil prices would increase everywhere, because what's happening is more buyers focusing on limited quantities of a certain item, in this case oil. So it was essential from the American point of view, because they also don't want prices going up at the pump. The American voter would be affected. So it was essential that when they tightened the screws on Russia, that they have to open the spigot on Venezuela. And they, after their action in January, this is very much, very openly, one of the purposes of decapitating the Venezuelan government was to ensure that the newly sort of obliging administration in Venezuela would once again be able to release oil onto the international market. American companies would be producing it, and that countries like India, which were buying Iranian and Russian oil before, would now buy Venezuelan instead. But the logic is, from India's point of view, it will not cost us significantly more, because world oil prices will remain stable, since you've got two countries. पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2026 में हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकाट करने के फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में बड़े पैमाने पर तनकीद और एक तशवीश को जन्म दिया है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड स्पोर्ट्समैनशिप पर आईसीसी के मौक़िफ़ की हिमायत करता है और तबसरा करने से पहले मजीद बातचीत का भी इंतजार करेगा। इस मौके पर साबिक़ क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये बड़ा ही अजीब सा फैसला है पाकिस्तान का। अभी तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। पहले बांग्लादेश के फेवर में उन्होंने वोट किया कि बांग्लादेश को भारत में नहीं आना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और अब उन्होंने खुद भी बैकआउट करने की बात की है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, जो कि देखना चाहते हैं भारत के खिलाफ मैच खेलते हुए अपने प्लेयर्स को। तो उनके प्लेयर्स के लिए, उनके सारी पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा सोचेगा इस बात पर। सर, भारत के खिलाफ मतलब ऐसा फैसला लेना क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक चुनौती लगती है कि भारत के खिलाफ जो एक मैच खेलेगा? देखिए, क्रिकेटिंग उसमें देखें तो भारत बहुत ऊपर है पाकिस्तान से कंपटीशन में, अगर आप देखें। लेकिन ये पॉलिटिकल फैसला है, तो इसमें मतलब उनको सोचना चाहिए कि आईसीसी अगर उन पर कोई एक्शन लेगी तो पाकिस्तान बोर्ड को बहुत नुकसान होने वाला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोबारा सोचेंगे अपने इस डिसीजन के बारे में। आई थिंक पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है या पीसीबी है, दे आर ऑल डैमेजिंग देयर ओन क्रिकेट. It's not going to solve their problems. Someone has to be there to think right, you know. They are not thinking right at the moment, you know. They want to support Bangladesh. You keep on supporting Bangladesh. That's not a problem. That's not our business. But end of the day, who suffers? Bangladesh is going to suffer, and you going to suffer because you hardly got only two votes, you know. 12 other countries, they don't want to play with Bangladesh in Bangladesh, some other venues. They want to play in India. So that's the thing, you know. So now this will government Pakistan cricket and Bangladesh cricket because unnecessarily, because they were playing the World Cup unnecessarily, and Pakistan is just trying to show support to Bangladesh.
Yeah, let them support Bangladesh. You know, like, why they're damaging the World Cup? But I don't think there is, the main thing is New Zealand, England, South Africa, Australia, they are the biggest country for the cricket, you know. And they're going to get the crowds, you know. They're going to get all the sponsorship. They're going to, all the broadcast. सीनियर सियासतदां और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी क्रिकेट को सियासत ज़दा करने पर शदीद तनकीद की और कहा पाकिस्तान का हिंदुस्तानी मैच से बाइकाट वेकअप कॉल होनी चाहिए और पाकिस्तान की जानिब से 2020 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ मैच से बाइकाट के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए थरूर ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता में खेलने के मुआहदे से महरूम नहीं किया जाना चाहिए था। मुस्तफिजुर रहमान को मुआहदे से महरूम करना बदकिस्मती थी और सियासी मुदाखलत ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। शशि थरूर ने कहा मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल हद से ज्यादा था जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार एकजहती के तौर पर ऐसा किया है। Look, it's pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it's also a reflection of the same. And Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it. And just say, let's call off this nonsense. Okay, it's too late. I know it's too late for this tournament, but for the future, we can't go on like this. सोने और चांदी की कीमतों में शदीद गिरावट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मरकजी बजट के दिन भारी मंदी के बाद आज पहले कारोबारी दिन भी कीमती धातुओं पर दबाव बरकरार रहा। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर वादा कारोबार शुरू होते ही चांदी और सोना दोनों मजीद सस्ते हो गए, जिससे कि सरमाकारों में तशवीश की फिजा पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को चांदी ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पहली बार 4 लाख रुपये फी किलो की सतह को पार कर दी थी और 4,20,000 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। ताहम इस रिकॉर्ड के फौरन बाद मंदी का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि अब तक चांदी की कीमत में 1,64,000 रुपये कम हो चुके हैं। अगर बुलंद तरीन सतह से मवाजना किया जाए तो सोने में भी बड़ी कमी सामने आ रही है। गुज़िश्ता जुमेरात को सोना जबरदस्त तेजी के साथ 1,93,000 रुपये फी 10 ग्राम की नई बुलंदी पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल गिरावट के नतीजे में अब तक सोने की कीमत में 50,500 रुपये की कमी रिकॉर्ड हुई है। एप्स्टीन केस में ताल्लुक जाहिर होने पर बरतानवी सियासतदां लॉर्ड मेंडलसन ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड मेंडलसन के मुताबिक वो पार्टी के लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ताज़ा रिलीज फाइल्स के मुताबिक एप्स्टीन ने लॉर्ड मेंडलसन के लिए 55,000 पाउंड बनाए थे और 2003 और 2004 के दरमियान एप्स्टीन ने लॉर्ड मेंडलसन के लिए रेफरेंस से रकम भेजी थी। ये भी कहा जा रहा है कि लॉर्ड ने कहा था कि उनके पास रकम वसूल करने का रिकॉर्ड नहीं और ना उन्हें कुछ याद है। लॉर्ड मेंडलसन ने यह भी कहा कि वो नहीं जानते कि ये दस्तावेज मुस्तरद है या फिर नहीं। अबूजबी में वाक़े शेख जायद ग्रैंड मस्जिद ने साल 2025 में सयाहत और इबादत के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। इस मस्जिद ने साल भर में तकरीबन 70 लाख मेहमानों का इस्तकबाल किया, जो 4% इजाफा है और इदारे की तारीख की बुलंद तरीन सालाना तादाद है। आदाद शुमार के मुताबिक मस्जिद में 15,31,000 से ज़्यादा अफराद ने नमाज अदा की, जबकि 24 लाख से ज़्यादा अफराद इफ्तार और इबादत के लिए जमा हुए थे। शेख जायद मस्जिद आने वालों में 82% गैर मुल्की मेहमान थे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों का तनासुब 18% था।
ادھر پولینڈ میں موسم سرما کے آغاز سے اب تک شدید سردی کے باعث 50 سے بھی زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق شدید ٹھنڈ کی لہر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور ان کے پاس نئی ہلاکتوں کی افسوسناک اطلاعات ہیں اور اس وقت تک 54 اموات ہائپوتھرمیا کے 36 کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے اور خاص طور پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ افتادہ عمارتوں میں رہنے والے افراد شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ملک میں شدید سردی کے باعث 3 ریاستوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں عوام نے ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ عوام نے ان دونوں کے بڑھتے مظالم کے خلاف حکومتوں کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ ایران اور غزہ میں ٹرمپ اور نیتنیاہو کی بے جا مداخلت کو سراسر ناانصافی قرار دیتے ہوئے احتجاجیوں نے نعرے بازی کی۔ اور وادی کشمیر میں آج الصبح زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے۔ فی الوقت کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز وسطی کشمیر کا ضلع بڈگام بتایا جاتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے آج الصبح 5:35 پر محسوس کیے گئے۔ ان زلزلے کے جھٹکوں کو سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اس قدر زوردار تھے کہ کئی علاقوں میں لوگ خوف و ڈر سے گھر سے باہر نکل پڑے۔ آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ رفح کراسنگ، مصری سینا کے اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ، غزہ میں داخل ہونے والوں کی جانچ۔ آیت اللہ خامنئی کی علاقائی جنگ کی دھمکی کے بعد ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے پر امید، کہا ہم جلد کر لیں گے ایک معاہدہ۔ اسرائیل نے کیا ایک بار پھر غزہ والوں پر ظلم کی انتہا، بین الاقوامی امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا غزہ میں داخلے پر لگا دی پابندی۔ پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ میچ سے بائیکاٹ ویک اپ کال ہونی چاہیے، ششی تھرور کا بیان، کہا کھیل اور سیاست ہمیشہ دور رہنے چاہیے۔ ہندوستان کے خلاف میچ نہ کھیلنے پر پاکستان کے خلاف آئی سی سی کا سخت موقف، کہا کسی کو بھی مرضی چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ، چاندی 10,000 فی کلو اور سونا 4,000 روپے 10 گرام ہوا سستا۔ اور کشمیر میں زلزلے کے زوردار جھٹکے، کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔